गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ेंगे। बुद्धि परीक्षण के जो विभिन्न प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने बुद्धि परीक्षण के जो डेफिनेशन है वो पढ़ी। बुद्धि परीक्षण क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ये सब हमने पढ़ा। बुद्धि परीक्षण है वो सबसे पहले किसने बनाया था, अल्फ्रेड बिने ने दिया था। बुद्धि का परीक्षण है वो कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। अब हमारे जो बुद्धि के बच्चों की बुद्धि का पता लगाने के लिए जो परीक्षण थे, अलग अलग परीक्षण थे वो किए गए। तो आज हम इन परीक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। तो बुद्धि के लिए 2 परीक्षण किए जाते हैं। एक तो होता है व्यक्तिक और दूसरा होता है सामूहिक। जो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण होता है उसमें पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बुद्धि के बारे में पता लगाया जाता है। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है वो पूरे ग्रुप में होता है कि एक बच्चा है वो पूरे ग्रुप में कैसे रहता है, कैसे उसके साथ बनती है, कैसे वो ग्रुप के साथ समस्याओं का सॉल्यूशन करता है। तो ये चीजें हैं। तो व्यक्तिगत और सामूहिक 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं। जो एक व्यक्ति का पता लगाया जाता है वो व्यक्तिगत और समूह में पता लगाया जाता है वो सामूहिक होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा। यह परीक्षा एक समय में एक ही व्यक्ति की ली जाती है और सामूहिक में एक ही टाइम में पूरे समूह के व्यक्तियों के बुद्धि परीक्षण किया जाता है। उसका आरंभ है वो बिने ने किया था। अल्फ्रेड बिने थे, उन्होंने सबसे पहले जो व्यक्तिगत बुद्धि है उसको प्रारंभ किया था। बिने द्वारा निर्मित जो परीक्षण है इसका संशोधन है वो साइमन ने किया था। बुद्धि परीक्षण का निर्माण है वो बता दिया था अल्फ्रेड बिने ने, और जो साइमन थे इन्होंने इसको क्या किया था, इसका परीक्षण किया। इसलिए इस परीक्षण को बिने साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए सामूहिक बुद्धि परीक्षा, जो एक बार में समूह के बहुत से व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा की जाती है वो होती है सामूहिक बुद्धि परीक्षा। यह परीक्षा एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है और इसका आरंभ है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। समूह बुद्धि परीक्षण है वो अमेरिका में हुआ था युद्ध के समय, क्योंकि यहाँ की सरकार है वो व्यक्तियों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार ही उनको सेना में सैनिकों, अफसरों तथा अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्त करना चाहती थी। तो ये जरूरत पड़ी थी जब अमेरिका का युद्ध हुआ था। तो उसमें है जो सैनिकों की भर्ती होती थी, कर्मचारियों की भर्ती होती थी, तो उसको गवर्नमेंट है वो बुद्धि परीक्षण के अकॉर्डिंग है वो उनको लेना चाहती थी। इसीलिए है वो बुद्धि का परीक्षण है वो किया गया अमेरिका में। तो उसके बाद देखिए व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की बुद्धि परीक्षाओं के 2 रूप होते हैं। सबसे पहले भाषात्मक और क्रियात्मक। सबसे पहला हम देखते हैं भाषात्मक परीक्षा कैसे होती है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार इस परीक्षा में भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। मूर्त बुद्धि होती है जो बच्चा है वो सामने किसी चीज को देख के कैसा बिहेवियर करता है वो क्या होती है मूर्त बुद्धि। और इस भाषात्मक जो परीक्षा है उसकी अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है और उसे प्रश्नों का जो उत्तर है वो लिखकर उसके सामने गोला अथवा गुणा का चिन्ह बनाकर उसके सामने रेखांकित करके देने पड़ते हैं। तो ये क्या होती है, ये भाषात्मक परीक्षा होती है जो जिसमें अमूर्त बुद्धि शामिल होती है और जिसमें भाषा का जो लिख के पता लगाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इस परीक्षा में आगे लिखे प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो भाषात्मक बुद्धि परीक्षा है इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले अंकगणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैथ से रिलेटेड जो गुणा भाग होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकंड है निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं, उनको दिशा निर्देश किया जाता है, उसके बारे में उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यवहारिक ज्ञान के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बच्चा व्यवहार करता है उसके बारे में। उसके बाद जो होता है दिए गए शब्दों के समानार्थी अथवा विलोम शब्द लिखना, इसके बारे में पता लगाया जाता है कि बच्चा कितना समानार्थी शब्द लिख सकता है, विलोम शब्द लिख सकता है, ये क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद वाक्यों में बेतरतीब लिखे हुए शब्दों को तरतीब ढंग से लगाना, मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट करवाना। तो सेंटेंस क्या होता है, इसमें आगे पीछे लिखा होता है और उसको बच्चे को अरेंज करने के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार के ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो भाषात्मक बुद्धि में पूछे जाते हैं। उसके बाद है क्रियात्मक परीक्षा। क्रियात्मक परीक्षा होती है क्रो के अनुसार इस परीक्षा का प्रयोग है वो उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है, मतलब जैसे भाषा है वो कम समझ सकते हैं, और या जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, मतलब जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके ऊपर जो क्रियात्मक परीक्षा है वो उनके लिए की जाती है। मतलब जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भाषात्मक बुद्धि परीक्षा की जाती है और जो अनपढ़ है, जो पढ़ना लिखना कम जानते हैं, उनके लिए होती है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षा।
इसके द्वारा मूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। क्योंकि ये भाषा को पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो जो पढ़ना लिखना जानते हैं उनके लिए क्या थी, भाषात्मक थी, और जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, अनपढ़ है, उनके लिए कौन सी होती है, क्रियात्मक होती है। जो किसी चीज़ को अपने सामने देख के उस चीज़ का जवाब देते हैं, उसमें क्रियात्मक बुद्धि होती है। इस परीक्षा विधि में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है तथा परीक्षाओं से कुछ समस्या पूर्ण कार्य करने के लिए कहा जाता है। तो इनसे क्या किया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है, क्योंकि ये भाषा को लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, इसलिए चित्रों के बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम में लगाकर, अब जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा होता है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, तो उसके बुद्धि विकास के लिए क्या किया जाता है, उसे अलग अलग कलर के जो बॉक्स दे दिए जाते हैं, उसको अरेंज करने के लिए बॉल दिया जाता है, बॉल्स दे दी जाती हैं। तो ये क्या होती हैं, ये क्रियात्मक बुद्धि है, चित्रों को पूरा करना और किसी दिए हुए चित्र में असंभव बातों को बताना, तिकोनी और चौकोर गोल वस्तुओं के टुकड़ों को रखकर आकृति को पूरा करना, कोई भी आकृति बनाना और भूल भुलैया से होकर बाहर जाने का मार्ग बताना। तो ये जो सारी चीजें, इसमें जितने भी चीजें दी हुई हैं वो सारी क्या होती हैं, प्रैक्टिकली होती हैं। तो जो लिखित या मौखिक होती हैं वो किसमें होती हैं, भाषात्मक में होती है, और जिनमें प्रैक्टिकल करके बताया जाता है उसमें होती हैं क्रियात्मक। अब देखिए व्यक्तिगत जो भाषात्मक परीक्षाएं हैं वो कौन कौन सी होती है, व्यक्तिगत भाषात्मक परीक्षाएं। सबसे पहले है बिने साइमन बुद्धि स्केल। अब जो बिने, अल्फ्रेड बिने हैं, इन्होंने बुद्धि का जो सूत्र दिया था, जो बुद्धि का मापन बताया था, उसको इम्प्रूव किया था साइमन ने, इसीलिए इन दोनों का, इसका नाम क्या रखा था, बिने साइमन बुद्धि स्केल में को इसका नाम रखा गया। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षा के सर्वप्रथम सफल प्रयास है, उसका श्रेय वो अल्फ्रेड बिने को जाता है, और वे पेरिस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। मनोविज्ञान के प्रोफेसर पेरिस विश्वविद्यालय में थे अल्फ्रेड बिने। लगभग सन 1890 में उस नगर के प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधकों ने उनसे ऐसे बालकों का पता लगाने में सहायता मांगी जो मंद बुद्धि के थे। तो इनके सामने समस्या थी कि वो ऐसे बालकों का पता कैसे लगाए जिनमें मंद बुद्धि होती है, ताकि उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट विद्यालयों में भेजा जा सके। जो जिन बच्चों को जरूरत होती है, जो सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में नहीं पढ़ सकते, उनके लिए विशिष्ट विद्यालयों के जो निर्माण है वो किया जाता है। तो ऐसे बच्चे कौन कौन से हैं जिनके लिए विशिष्ट विद्यालयों का प्रयोग किया, जो यूज किया जाए, तो ये इनसे पूछा गया। तो इन्होंने कैसे पता लगाया, बिने ने इस कार्य में अपने सहयोगी मनोवैज्ञानिक जो थियोडोर साइमन थे उनकी सहायता ली। दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षाओं के बाद सन 1905 में अपनी परीक्षा विधि है वो प्रकाशित की, जिसे बिने साइमन बुद्धि मानदंड कहा जाता है। और उन्होंने इसकी सन 1908 और फिर सन 1911 में परिवर्तित और संशोधित करके पूर्ण बनाने का प्रयास किया। इसीलिए इसका नाम है वो बुद्धि साइमन परीक्षण रख दिया गया, क्योंकि अल्फ्रेड बिने और साइमन दोनों ने मिलकर जो ये बुद्धि परीक्षण है इसका निर्माण किया था। बिने साइमन की बुद्धि परीक्षा विधि है वो 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए थी। तो इन्होंने जो अपनी बुद्धि परीक्षा ली वो 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए थी। प्रत्येक वर्ष के बालकों के लिए 5 प्रश्न अच्छा कार्य थे। जो भी बच्चे का बुद्धि परीक्षण करना था उसको 5 क्वेश्चन दिए गए या 5 कार्य दिए गए। पर 4 वर्ष के बालकों के लिए केवल 4 प्रश्न थे और 11 तथा 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न नहीं थे। और इस प्रकार सन 1911 में स्केल में प्रश्नों की कुल संख्या है वो 54 थी। अब जो 13 से 15 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए जो टोटल क्वेश्चन है वो 54 थे। और ये प्रश्न इस प्रकार बनाए गए थे कि कम आयु के बालक अधिक आयु के बालकों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते थे। जो कम आयु के उनके मतलब औसत स्तर उनका जो था उससे ऊपर के जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उनके आंसर वो नहीं दे सकते थे, ऐसे क्वेश्चन उसमें शामिल किए गए। हम 3 और 4 वर्ष के बालकों की आयु के प्रश्नों का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए 3 और 4 जो वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए कौन कौन से प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले है 3 वर्ष की आयु के बालकों के लिए कौन कौन से प्रश्न हैं। वो सबसे पहले अपने मुंह, नाक और कान को उंगली से बताना कि नाक कौन सी है, मुंह कौन सा है, आंखें कौन सी है। तो जनरली अंगों के नाम पूछना है, वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया 3 साल के बच्चे से। उसके बाद है 6 शब्दों के सरल वाक्य को दोहराना, मतलब सबसे जो कोई सेंटेंस को बोलेगा और उसके पीछे पीछे उसके सेंटेंस को रिपीट करना है। तो ये उसके बाद है अपना नाम बताना। उसके बाद है 2 अंकों को एक बार सुनकर दोहराना, जैसे 2, 5, 3, 7, 6, 8 आदि। तो मतलब 2 अंकों को एक साथ रिपीट करना।
उसके बाद है किसी चित्र को देखकर उसकी मुख्य बातें बताना, भाई ये चित्र है कि किस चीज़ का है, इसका कौन सा कलर है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सब। तो ये सारे हैं वो 3 साल के बालक के लिए। 3 साल का बालक नॉर्मली है वो ऐसे ही जवाब दे सकता है, इससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन के जवाब है वो नहीं दे सकता। तो ये 3 वर्ष के बालक के लिए बनाए गए। उसके बाद देखिए 4 वर्ष की आयु के लिए कौन कौन से क्वेश्चन बनाए गए। सबसे पहले 2 रेखाओं में से छोटी और बड़ी को पहचानना, कौन सी रेखा छोटी है तो उसकी लेंथ बताना। उसके बाद है 3 अंकों को एक बार पर दोहराना, 2 5 7 4 6 9, ये सारे मतलब तीनों को एक साथ बोलना कि बच्चा है वो पीछे पीछे रिपीट कर सकता है या नहीं कर सकता है। उसके बाद है अपने को बालक या बालिका बताना, मतलब खुद का लिंग बताना कि मैं बालक हूँ या बालिका हूँ, ये चीज़। उसके बाद है चाबी चाकू या पेन को देखकर उसका नाम बताना कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये 4 वर्ष के बालक के लिए बनाए गए। उसके बाद है यदि बालक अपनी आयु के लिए निर्धारित सब प्रश्नों के उत्तर दे देता था तो उसे साधारण बुद्धि वाला माना जाता था। मतलब ये एक अंक डिसाइड हो गया कि जो बच्चा इन सभी क्वेश्चन का जवाब देगा उसमें बुद्धि कौन सी होगी, उसमें साधारण बुद्धि होगी, सामान्य बुद्धि का बच्चा होगा। यदि वह अपनी आयु वाले बालकों के प्रश्नों के उत्तर दे देता था तो उसकी मानसिक आयु को उसकी जीवन की आयु से अधिक समझा जाता था। मतलब जिस बच्चे ने अपनी आयु के क्वेश्चन का जवाब दिया है वो सामान्य बच्चा है, लेकिन जिसने अपनी आयु स्तर से ऊपर के जवाब दिए हैं तो उसको क्या माना जाता था, श्रेष्ठ बुद्धि वाला। जैसे 5th क्लास का बच्चा अगर 6th क्लास वाले की जवाब दे देता है तो वो क्या है, श्रेष्ठ बुद्धि वाला। अगर 5th क्लास का बच्चा 4th क्लास के जवाब भी नहीं दे सकता तो वो बच्चा क्या है, वो मंद बुद्धि वाला है। तो ऐसे उनको डिसाइड किया गया। यदि वह अपनी आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता था तो उसकी जो मानसिक आयु है उसकी जीवन की आयु से कम समझा जाता था और मंद बुद्धि माना जाता था। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया, जो 5th क्लास का बच्चा है वो अगर 4th के जवाब नहीं दे पाता है तो उसको मंद बुद्धि, और जो 5th वाला 5th के ही जवाब दे पाता है वो सामान्य बुद्धि, और जो 5th का बच्चा 6 के क्वेश्चन दे पाता है वो क्या है, श्रेष्ठ बुद्धि। तो इन तीनों में उसको डिवाइड किया गया। उदाहरण के लिए यदि 8 वर्ष की आयु का बालक अपनी आयु के सब प्रश्नों का उत्तर दे देता था तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष मानी जाती है। तो उसकी जो मानसिक आयु भी 8 वर्ष है और उसकी जो साधारण आयु भी है वो कितनी है, 8 वर्ष। यदि वह केवल 7 वर्ष वाले बालकों के प्रश्नों के उत्तर दे पाता था तो उसकी मानसिक आयु कितनी मान ली जाती थी, 7 वर्ष। मतलब उसके रिप्लाई देने के अकॉर्डिंग है उसकी मानसिक आयु डिसाइड की जाती थी। उसके बाद है यदि वह अपने 10 वर्ष की आयु के बालकों के प्रश्नों के उत्तर दे देता था तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाती थी। यदि वह 9 वर्ष वाले बालक के केवल 3 प्रश्नों और 10 वर्ष के बालकों के केवल 1 प्रश्न का उत्तर दे पाता था तो इससे उसकी जो मानसिक आयु है वो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1/5 है वो वर्ष है वो जोड़ दिया जाता था। तो ये कैसे जोड़ा जाता था हम देखते हैं। तो ये था, मतलब ये है 8 वर्ष का बच्चा है, ठीक है। तो इसने 5th के 3 क्वेश्चन का जवाब दिया है और उसके बाद ये क्वेश्चन का जवाब दिया है तो इस बच्चे की जो मानसिक आयु है ऐसे ज्ञात की जाती थी। उसके बाद है बिनेश स्केल का सबसे मुख्य दोष यह था कि यदि किसी आयु का बालक अपनी आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता था तो उसकी मानसिक आयु उसके जीवन आयु से कम मानी जाती थी। ये तो अभी प्रीवियस हमने पढ़ा था, कम होती थी। रोज के अनुसार बिनेश स्केल की एक उपयुक्त आलोचना यह है कि या तो बालक सब प्रश्नों का उत्तर देकर सफल हो या एक भी प्रश्न का उत्तर न देने के कारण असफल हो। तो दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो बच्चा है वो अपनी आयु से ज्यादा वाले के सारे क्वेश्चन का जवाब दे, और जरूरी ये भी नहीं है कि छोटी आयु के क्वेश्चन का जवाब है वो सभी का नहीं दे पाए। तो वो कुछ कर, तो इन्होंने एक शर्त रखी थी या तो वो सभी के जवाब सही दें या सभी के गलत थे, ठीक है। अगर सभी के गलत हो तो भी डिसाइड हो जाएगा और सारे क्वेश्चन सही है तो भी डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे हो 3 क्वेश्चन का जवाब दे दिया 2 का नहीं दे पाया तो इससे उसकी जो मानसिक आयु है वो क्या नहीं होती, डिसाइड नहीं कर पाता है वो। इसीलिए ये क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट क्लास है उसमें कंटिन्यू रखेंगे, स्टैनफोर्ड बिनेट का स्केल। तो इसी के साथ हम ये क्लास है समाप्त करते हैं।